नमस्कार साथियों। अपन ने पीछे देखा था, राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं में कालीबंगा देखा था। आज अपन इसी राजस्थान की सभ्यताओं में आगे का पार्ट देखते हैं। और राजस्थान की सभ्यताओं में जो आगे का पार्ट देखते हैं, उनमें अपन राजस्थान की दूसरी प्रमुख सभ्यता लेते हैं। और दूसरी प्रमुख सभ्यता है आहार। कौन सी सभ्यता? आहार। यानी राजस्थान के जो पुरा स्थल हैं, इन पुरा स्थलों में अपन ने देखा था कालीबंगा। वहां किसने खोज की, कौन से अवशेष मिले। सेम पैटर्न वही आहार का चलेगा कि इस आहार से हमें कौन से अवशेष मिले, इसकी खुदाई किसने की, यहाँ उत्खनन कार्य किसने किया, इसकी खोज किसने की, ये कहाँ स्थित है। तो अपन छोटी सी बात करते हैं कि आहार आहार एक गांव है। और आहार जो गांव है वो राजस्थान के उदयपुर जिले में है। यानी राजस्थान के उदयपुर जिले में है। अब राजस्थान के उदयपुर जिले में जो आहाड़ गांव है, इस आहाड़ गांव में एक नदी बहती है और उस नदी का नाम है आयड़। कौन सी नदी? आयड़। जो बेडच के नाम से भी जानी जाती है, बेडच नदी। यानी आयड़ नदी या बेडच नदी, इस नदी के तट पे आहाड़ गांव है। और इस आयड़ नदी के तट पर यानी बेडच नदी के तट पे यहाँ आहाड़ गांव में सर्वप्रथम इस राजस्थान के पूरा स्थल की खोज की गई। इस कारण इस सभ्यता को आहाड़ सभ्यता कहते हैं। यानी इसे आहाड़ सभ्यता क्यों कहा जाता है? वैसे अपन नॉर्मल वे में अगर देखें तो अपने भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का एक नियम है कि जिस पूरा स्थल की खोज सर्वप्रथम जहां की जाएगी, उसका नामकरण उसी स्थान के आधार पर कर दिया जाता है। तो अपने यहाँ इस पूरा स्थल की खोज सर्वप्रथम आहार नामक स्थान पे की गई। इस कारण इसे आहार सभ्यता कहा जाता है। तो इसका पहला नाम तो हो गया आहार। राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है और उदयपुर जिले में आहाड़ गांव में है। तो ये मुख्यतः राजस्थान के दक्षिण पूर्व में है। यानी राजस्थान के दक्षिण पूर्व तटी पे आहाड़ नामक सभ्यता स्थित है। अब अपन इसकी बात करते हैं कि इसके और कौन कौन से नाम हैं, क्योंकि इनके नामों से बार बार क्वेश्चन पुट अप किया गया है कि आहार सभ्यता को और उपनाम कौन कौन से हैं। तो अपन सबसे पहले बात ये करते हैं कि जो आहार सभ्यता के अवशेष हमें मिले हैं, वो एक नदी विशेष के तट से मिले हैं। और उस नदी का नाम है बनास नदी। कौन सी नदी? बनास नदी। तो बनास नदी के तट पर अधिकांश इस आहार सभ्यता की बस्तियां हैं। इस कारण इसे बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। यानी आहार सभ्यता का दूसरा नाम हो गया बनास संस्कृति या बनास सभ्यता। क्यों? क्योंकि आहार सभ्यता की अधिकांश जो बस्तियां हैं वो इस आहार गांव में बनास नदी के तट पर स्थित हैं। ये इसका दूसरा नाम हो गया। पहला नाम हो गया आहार सभ्यता, दूसरा नाम हो गया बनास संस्कृति। अब इसके बाद में अपन इसकी तीसरी बात करते हैं। अगर इसकी तीसरी बात अपन करते हैं तो तीसरी बात ये करते हैं कि यहाँ जो आहार नामक स्थान है, यहाँ एक दुर्ग के अवशेष मिले हैं और उस दुर्ग का नाम है अघाटपुर। क्या नाम है? अघाटपुर। अघाटपुर एक दुर्ग है और इस दुर्ग के अवशेष मिले हैं। इस कारण इसे अघाटपुर सभ्यता भी कहा जाता है। यानी इस सभ्यता का जो तीसरा नाम हुआ वो हुआ अघाटपुर सभ्यता। क्योंकि यहाँ 11वीं सदी का एक किला मिला है और 11वीं सदी का जो दुर्ग मिला है हमें अघाटपुर, उसके आधार पे इसे अघाटपुर सभ्यता भी कहा जाता है। ये बनास नदी के तट पर स्थित इसकी अधिकांश बस्तियां हैं। इस कारण इसे यानी बनास संस्कृति भी कहा जाता है। अब इसके बाद में अपन बात करें कि ये इसके अलावा ये जो आहार सभ्यता है, इस सभ्यता को एक प्राचीन नाम इसका यानी पुराने समय में ये किस नाम से जानी जाती थी? तो यहाँ जो उपकरण हैं वो अधिकांश उपकरण तांबे से निर्मित थे। इस कारण इसे ताम्रवती सभ्यता कहा जाता है। यानी ताम्रवती सभ्यता। ताम्रवती सभ्यता भी आहार सभ्यता का नाम है।
यानी यहां फिर अपन को एक क्वेश्चन याद रखना है। क्वेश्चन क्या याद रखना है कि ताम्रवती सभ्यताओं की अगर अपन बात करें तो एक तो होती है ताम्र सभ्यताओं की जननी। जो ताम्र सभ्यताओं की जननी है वो गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है, जबकि ताम्रवती सभ्यता किसे कहा जाता है? आहार सभ्यता को कहा जाता है। तो इसका प्राचीन नाम हो गया ताम्रवती सभ्यता। अब ये जो प्राचीन ताम्रवती सभ्यता है इसको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? यानी स्थानीय लोग इसको अलग नाम से पुकारते हैं। स्थानीय भाषा में इसका जो नाम है वो स्थानीय भाषा में इसे धूलकोट सभ्यता कहा जाता है। यानी स्थानीय भाषा में इसे क्या कहा जाता है? धूलकोटी सभ्यता। यानी जो अपनी आहार सभ्यता है इस आहार सभ्यता को स्थानीय भाषा में स्थानीय लोग धूलकोट सभ्यता या रेत के टीले की सभ्यता कहते हैं। रेत का टीला। अगर रेत का टीला की बात करते हूं तो यहां आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इसे रेत का टीला कहा जाता है और मोहनजोदड़ो जो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल है उसे मुर्दों का टीला कहा जाता है। तो इसका यानी स्थानीय भाषा में धूलकोट सभ्यता या रेत का टीला सभ्यता कहा जाता है। अब यहां से जो उत्खनन कार्य हुआ उस उत्खनन कार्य में मिट्टी से बने अनेक पात्र मिले, यानी मिट्टी से बने अनेक बर्तन मिले। इस कारण इसे मृद भांड सभ्यता भी कहा जाता है। यानी इस सभ्यता का एक नाम है मृद भांडी सभ्यता। मृद भांडी सभ्यता। तो यहां जो आहार सभ्यता है जो राजस्थान के दक्षिण पूर्व में आयड नदी के तट पर उदयपुर जिले में स्थित है, मुख्यतः उदयपुर में है। उदयपुर के अलावा इसका विस्तार चित्तौड़ में भी है, इसके अलावा इसका कुछ हिस्सा भीलवाड़ा में भी है। यानी ये मुख्यतः 3 जिलों में स्थित है और 3 जिलों में उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा है। लेकिन जब अपन को परीक्षा में क्वेश्चन पुट अप किया जाए कि आहार सभ्यता कहाँ स्थित है तो उत्तर आएगा उदयपुर। उदयपुर में आयड नदी के तट पर है, बेडच नदी के तट पे है और इसकी अधिकांश बस्तियां हैं वो बनास नदी के तट पे स्थित हैं। अब यहाँ मृद भांड मिले हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं। मिट्टी के बर्तन के साथ यहां से हमें यानी पत्थर से निर्मित औजार भी मिले हैं। इस कारण इसे यानी पूरा मृद पात्र पाषाण सभ्यता भी माना जाता है। यानी यहां से हमें तांबे के उपकरण मिले हैं, यहां से हमें पत्थर के उपकरण मिले हैं। तो इसे अगर युग में करें तो ताम्र पाषाण सभ्यता कहा जाता है। यानी ये कौन सी सभ्यता मानी जाती है? ताम्र पाषाण सभ्यता। अब देखो अपन अभी आहार की सिर्फ भूमिका अपन ले रहे हैं क्योंकि इसके उपनामों से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पुट अप किया जा रहा है। आपको ये पता होना चाहिए कि सभ्यता के कौन कौन से उपनाम हैं। आहार की अगर अपन प्रारंभ करते हैं तो आहार राजस्थान के उदयपुर जिले में आयड नदी के तट पर स्थित है। आयड नदी के तट पर स्थित इसकी खोज सर्वप्रथम आहार गांव में की गई, इस कारण इसे आहार सभ्यता कहा जाता है। फिर अपन बात ये करते हैं कि इसकी अधिकांश बस्तियां बनास नदी के तट पर स्थित हैं, इस कारण इसे बनास सभ्यता या बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा अपन बात करते हैं तो यहाँ हमें 11वीं सदी का अघाटपुर दुर्ग के अवशेष मिले हैं, इस कारण इसे अघाटपुर सभ्यता भी कहा जाता है। इसके अलावा जो आहार सभ्यता इसका प्राचीन नाम ताम्रवती सभ्यता है। यहां ध्यान रखने योग्य बात है कि ताम्र सभ्यताओं की जननी गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है, जो सीकर जिले के नीमका थाना में कांटली नदी के तट पर स्थित है। लेकिन ताम्रवती सभ्यता आहार सभ्यता को कहा जाता है। इसके बाद में स्थानीय भाषा में यानी आहाड़ गांव के उदयपुर वासी जो हैं वो उदयपुर वासी इसे क्या कहते हैं तो इसे धूलकोट सभ्यता कहते हैं या रेत का टीला सभ्यता कहते हैं। अब इसके अलावा इसका और कौन उपनाम है तो यहां से मिट्टी के अनेक बर्तन मिले हैं, इस कारण इसे मृद भांड सभ्यता भी कहा जाता है। अपन ये पढ़ चुके हैं कि यहां से तांबे से निर्मित उपकरण मिले हैं, तांबे से निर्मित उपकरणों के साथ पत्थर से निर्मित औजार भी मिले हैं, इस कारण इसे ताम्र पाषाण सभ्यता भी कहा जाता है।
ये आहार सभ्यता जो राजस्थान के दक्षिण पूर्व में उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा में विस्तृत है, इस सभ्यता के उपनाम हुए। अब इन उपनामों के बाद अपन ये देखते हैं कि सभ्यता की खोज कब, किसने, उत्खनन कार्य किसने किया और यहां से कौन कौन से अवशेष मिले, ये बहुत इजी वे में याद हो जाएगा। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ही ले लो फटाफट। ले लिया होगा। अब अपन देखते हैं कि आगे देखते हैं कि आहार से हमें कौन कौन से अवशेष से मिले। यानी अपनी जो आहार सभ्यता है, यहां खोज किसने की, यहां से कौन कौन से अवशेष से मिले। तो मैं अपनी भाषा में बता रहा हूं आपको। अगर राजस्थान के गांवों में अपन जाते हैं, और ये ग्रामीण सभ्यता है, इस कारण थोड़ी सी ग्रामीण भाषा में अपन बात करते हैं कि गांवों में जैसे किसी को अलग, घर वाले अलग करते हैं, यानी या समझ लो कि न्यारो करें, तो न्यारो करें तो बिन कौन कौन सी चीजें की आवश्यकता हुए। तो आपने यहाँ देखा कि एक स्टोरी याद रख जो जिससे आहार सभ्यता आराम से अपन याद हो सके है कि आप सबसे पहली बात यहाँ करा कि एक गांव हो और भी गांव को नाम हो आहाड़। कौन सो गांव हो? आहाड़ गांव हो। ये आहाड़ गांव में एक लड़को रहतो और भी लड़का को नाम हो अक्षय। क्या नाम था? अक्षय। यानी आहाड़ गांव का एक लड़का था और उस लड़के का नाम था अक्षय। मैं बतायो था ने कि एक गांव हो, गांव को नाम आहाड़ हो, और आहाड़ गांव को एक लड़को हो और भी लड़का को नाम हो अक्षय। अक्षय एक दिन बाजार में जा रहे हो, और बाजार में जा रहे हो जना अक्षय ने 6 यूनानी मुद्राएं, आहाड़ गांव के अक्षय ने, आहाड़ गांव के अक्षय ने 6 यूनानी मुद्राओं से, 6 यूनानी मुद्राओं से, क्योंकि बाजार में जासी जना मुद्रा तो जरूरी उसी, अरे बाजार में जासी जना मुद्रा तो जरूरी उसी। तो ओ अक्षय है आहाड़ गांव को, वो बाजार में जा रहे हो और इन्हें इकने 6 यूनानी मुद्रा ही, और जाते टाइम की घर वाली इनकी हो कि तू एक तो मटको लिया जी, क्या लेके आना है? मटका। फिर उन्होंने लिस्ट में लिखवाया एक चूल्हा लेके आना। क्या लेके आना? चूल्हा। यानी आहाड़ गांव का जो लड़का अक्षय था, वो अक्षय मार्केट में जा रहा था, बाजार में जा रहा था, तो घरवाली ने उसे एक लिस्ट बनवाई और कहा एक मटका लेके आना है, एक चूल्हा लेके आना है, और साथ में एक आटा चक्की भी लेके आनी है। क्या लेके आनी है? आटा चक्की। यानी आटा चक्की भी लेके आनी है, आटा चक्की भी लेके आनी है। इसके बाद में उन्होंने कहा कि आटा चक्की भी हो जाएगी, लेकिन शाम को जब यानी पूजा पाठ करेंगे तो हमें दीपक भी चाहिएगा, एक दीपक लेके आना है। क्या लेके आना है? दीपक लेके आना है। और फिर उन्होंने कहा कभी पूछ के बनाए तो तांबे की भट्टी भी चाहिएगी, तांबे की भट्टी। यानी दीपक बाजार में जा रहा था, सॉरी, अक्षय बाजार में जा रहा था, आहाड़ गांव का रहने वाला लड़का था। घरवाली ने इसे एक लंबी लिस्ट दे दी हाथ में कि तुम्हारे पास 6 यूनानी मुद्राएं हैं, तो इन 6 यूनानी मुद्राओं से एक मटका खरीदेगा, एक चूल्हा खरीदेगा, एक आटा चक्की खरीदेगा, एक दीपक खरीदेगा और एक तांबे की भट्टी खरीदेगा। तो इस अक्षय ने कहा कि इतना सामान मैं कैसे लेके आऊंगा? तो मिसेज ने कहा कि एक बेल भी खरीद लेना साथ में। क्या खरीद लेना? बेल। यानी बेल खरीदा। अब यहां से देखो टोटल चीजें इसकी निकल रही हैं। कैसे निकल रही हैं? आपको याद क्या रखना है? आहाड़ एक गांव था, आहाड़ गांव का एक लड़का था और उस लड़के का नाम था अक्षय। अक्षय बाजार में जा रहा था तो उसके पास 6 यूनानी मुद्राएं थी। कितनी यूनानी मुद्राएं थी? 6। 6 यूनानी मुद्राओं से अक्षय ने बाजार से क्या क्या खरीदा? अक्षय ने बाजार से एक मटका खरीदा, एक चूल्हा खरीदा, एक आटा चक्की खरीदी, एक दीपक खरीदा, एक तांबे की भट्टी खरीदी और एक बेल खरीदा। जब ये सब हो गया तो अपन यहां से अब क्या करते हैं?
अब आहार की आगे की स्टोरी अपन बात करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं खोजकर्ता की। किसकी? खोजकर्ता की। यानी आहार सभ्यता की खोज किसने की? तो आहार सभ्यता की खोज तो याद रखो, आहार गांव का लड़का था और उस लड़के का नाम क्या था? अक्षय था। तो अपन बात करते हैं अक्षय कीर्ति व्यास। यानी अक्षय कीर्ति व्यास ने कौन सी सभ्यता की खोज की? आहार सभ्यता की। अक्षय कीर्ति व्यास ने आहार सभ्यता की खोज 1953 में की। कब की? 1953 में। यानी आहार सभ्यता की खोज 1953 में किसने की? अक्षय कीर्ति व्यास ने की। अब अपन बात ये करते हैं कि अक्षय कीर्ति व्यास ने जब इसकी खोज की तो यहां उत्खनन करता। सबसे पहले अपन उत्खनन करता की बात करते हैं। तो 1953 में जैसे इसकी खोज हुई तो अपना है रतन चंद्र अग्रवाल। रतन चंद्र अग्रवाल रतन चंद्र अग्रवाल के नेतृत्व में यहां 1954 में खोज कार्य हुआ। यानी 1954 में अग्रवाल आर सी अग्रवाल के नेतृत्व में यहां यानी उत्खनन कार्य हुआ। तो पहला क्वेश्चन अपना तैयार हो गया कि आहार सभ्यता के खोजकर्ता कौन है? अक्षय कीर्ति व्यास। कब? 1953 में। उत्खनन करता कौन है? रतन चंद्र अग्रवाल। कब? 1954 में। अब यहां से इसके यानी नॉर्मल क्वेश्चन तैयार हो गए। आहार कहां स्थित है? उदयपुर में। कौन सी नदी के तट पे? आयर नदी या बेडच नदी के तट पे। इसकी अधिकांश बस्तियां कौन सी नदी के तट पे हैं? बनास नदी पे। इसकी खोज किसने की? अक्षय कीर्ति व्यास ने। कब की? 1953 में। उत्खननकर्ता कौन है? रतन चंद्र अग्रवाल। कब किया? 1954 में। अब यहां से जब उत्खनन किया गया तो उस उत्खनन में हमें कौन कौन सी चीजें मिली? या यहां से पहले एक और क्वेश्चन बार बार पुटअप किया जाता है। अपन ने कहा कि अक्षय नाम का जो लड़का था वो कौन से गांव का था? आहार गांव का था। अपन ने पीछे जो कालीबंगा पढ़ी उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि कालीबंगा एक नगरीय सभ्यता थी जबकि ये एक ग्रामीण सभ्यता थी। आहार एक ग्रामीण सभ्यता है। आहार एक ग्रामीण सभ्यता है। यानी इस सभ्यता में जो बस्तियां हैं वो गांव के रूप में विकसित थी और कालीबंगा में नगरों के रूप में विकसित थी। तो कालीबंगा एक नगरीय सभ्यता है, आहार एक ग्रामीण सभ्यता है। अब अपन बात ये करते हैं कि यहां से हमें कौन कौन से अवशेष मिले। तो याद रखो अक्षय ने क्या क्या खरीदा। अक्षय ने जो खरीदा वो टोटल अवशेष हमें 8 से मिले, क्योंकि अवशेष हर चीज हर सभ्यता के हमें याद रखने हैं, आपस में मिले नहीं, इसलिए इनके पीछे स्टोरियां हैं और वो स्टोरियां याद रखो। सबसे पहले अपन प्रथम अवशेष की बात करते हैं और प्रथम अवशेष में यह है कि अक्षय के पास कितनी मुद्राएं थी? 6। कौन सी मुद्राएं थी? यूनानी। तो सबसे पहले अपन बात ये करते हैं यहां से 6 यूनानी मुद्राओं के अवशेष मिले हैं। 6 यूनानी मुद्राओं के अवशेष मिले हैं। यानी राजस्थान का वह पूरा स्थल जहां से 6 यूनानी मुद्राओं के अवशेष मिले हैं तो वो कौन सा स्थल है? आहार। अब यहां से जो 6 यूनानी मुद्राओं के अवशेष हमें मिले हैं इस पे ये जो यूनानी मुद्राएं हैं इस पे यूनान के देवता अपोलो का चित्र अंकित है। यानी यूनान के जो देवता है अपोलो, उससे अपोलो का चित्र इन मुद्राओं पे अंकित है। इन मुद्राओं से क्या सिद्ध होता है? इन मुद्राओं से सिद्ध ये होता है कि जो आहार एक ग्रामीण सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता होने के बावजूद भी इनका आहार वासियों का विदेशों के साथ व्यापार था। यानी विदेशों के साथ व्यापार कौन से स्थल? विदेशों के साथ व्यापार था आहार वासियों का। इसके साक्ष्य हमें इन मुद्राओं के रूप में मिलते हैं, क्योंकि अगर व्यापार नहीं होता तो मुद्राएं नहीं मिलती। यानी व्यापार नहीं होता तो मुद्राएं नहीं मिलती। तो हमारे जो आहारवासी हैं वो आहारवासी विदेशों के साथ व्यापार करते थे और मुख्यतः इनका व्यापार यूनान और ईरान के साथ था, क्योंकि यहां से कप मिला है जिसके हत्ता नहीं था और ये कप ईरान
से प्रचलित है, तो यूनान और ईरान के साथ व्यापारिक संबंध रखने वाला राजस्थान का पूरा स्थल कौन सा था? आहड़। कौन सा था? आहड़। तो पहला अवशेष हमें यहां से मिला 6 यूनानी मुद्राएं। अब दूसरा देखो कि इस आहड़ गांव के अक्षय ने 6 यूनानी मुद्राओं से क्या खरीदा? तो इसने खरीदा मटका। क्या खरीदा? मटका। तो यहां से आप ध्यान रखोगे कि यहां उल्टी तपाई विधि से, उल्टी तपाई विधि से, उल्टी तपाई विधि से, उल्टी तपाई विधि से यहां लाल व काले रंग के, लाल व काले रंग के मृद भांड मिले हैं। काले रंग के मृद भांड मिले हैं। मृद भांड, मृद यानी मिट्टी, भांड यानी बर्तन। तो मिट्टी के यहां से लाल व काले रंग के उल्टी तपाई विधि से निर्मित। अब ये उल्टी तपाई विधि क्या होती है? उल्टी तपाई विधि होती है, जैसे अपन बात करते हैं कि ये अपना एक मटका है, समझ रहे हो? यानी ये मटका है, इस मटके को अंदर से यानी तैयार करना है। एक तो ये बाहर से इसको यानी तपाया जाएगा और बाहर से तैयार किया जाएगा। एक इस मटके को उल्टा कर दिया जाए, यानी इस मटके को उल्टा कर दिया जाए और उल्टा करके अंदर से तपाया जाए, यानी अंदर से इस मटके को आग दी जाए, अंदर से तैयार किया जाए। तो जो ये अंदर से तैयार करने वाली विधि है, ये तो है सुलटी तपाई विधि, और जो बाहर से यानी बाहर से किया जाता है, यह है उल्टी तपाई विधि। तो इस उल्टी तपाई विधि के द्वारा यहां लाल व काले रंग के जो मिट्टी के बने हुए मटके हैं, उनकी संख्या काफी मात्रा में, इनकी यानी संख्या बल में यहां से मिले हैं। इसके अलावा अगर अपन यहां यानी लाल व काले रंग मटकों की बात करते हैं, तो मटकों में एक चीज और यहां से निकल के आती है, जो पीछे क्वेश्चन पुट अप किया गया था कि यहां जो मकान है, जो बड़े बड़े मकान होते हैं, उन मकान जितने बड़े बड़े मटकों के अवशेष से मिले हैं। अब आप कहोगे कि सर इतने बड़े मटके भी हो सकते हैं क्या? तो इतने बड़े मटके कैसे होते थे कि जैसे आहार वासियों में क्या सिस्टम था? आहार वासियों में था ये एक आपका घर है, यानी ये आपका घर है। अब घर के पास यहां इन्होंने क्या किया? मिट्टी को खोदा और मिट्टी को खोद के यानी बड़ा मिट्टी को खोद के बड़ा एक मटके का रूप ले लिया, यानी बड़ा मटका यहां उन्होंने बना दिया। ये बड़ा मटके के रूप में उन्होंने बना दिया, बड़े बड़े मटके जिसको यानी अंदर ही रहते थे, मिट्टी को खोदा और अंदर से उसको तपा के तैयार कर देते थे। और फिर यहां जो बरसात होती थी, उसके पानी, घर के पानी, जो बरसात का पानी है, उसकी पाइप इस मटके में उतार दी जाती थी, इस मटके में उतार दी जाती थी। अब ये बड़े बड़े होदनुमा जो मटके होते थे, उनमें घर का पानी इकट्ठा हो जाता था, और घर का पानी इकट्ठा हो जाता था और साल भर इसी पानी से वो अपना गुजारा चलाते थे। तो इससे अपन अगर बात करें, तो यहां से एक चीज सिद्ध हो रही है कि रेन हार्वेस्टिंग विधि, रेन हार्वेस्टिंग विधि, हार्वेस्टिंग विधि, आपको यहां ध्यान रखना है कि बरसात के पानी का बचाव या उसको सुरक्षित रखना रेन हार्वेस्टिंग विधि के अवशेष। अगर रेन हार्वेस्टिंग विधि के अवशेष हमें कहां से मिले हैं? तो आहार से मिले हैं। और किस रूप में मिले हैं? मटकों के रूप में, क्योंकि इन मटकों में वो अपने घर का पानी है वो एकत्रित करते थे। तो रेन हार्वेस्टिंग विधि के अवशेष भी हमें कहां से मिले हैं? आहार से। इस प्रकार दूसरा अपना यहां से अवशेष हो गया मटका, यानी लाल काले रंग के छोटे बड़े रूम जितने बड़े बड़े मटके यहां से मिले हैं। और इन मटकों में ही हमें एक और यहां से क्वेश्चन मिलता है कि राजस्थान का वह पूरा स्थल जहां से रेन हार्वेस्टिंग विधि के अवशेष मिले हैं, वो पूरा स्थल कौन सा है? आहड़ है। दूसरा अवशेष हो गया। अब अपन बात ये करते हैं, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो ताकि अपन इसको थोड़ा सा मिटा दें। दो अवशेष हो गए, 6 यूनानी मुद्राओं के अवशेष। इससे सिद्ध क्या होता है कि यहां से विदेशी व्यापार के अवशेष, यानी इन लोगों का विदेशों के साथ व्यापार था। दूसरा अवशेष मटके के अवशेष, कलर लाल और काला रंग, विधि उल्टी तपाई विधि, कितने बड़े मकान जितने बड़े बड़े, और उन्हें अपन रेन हार्वेस्टिंग विधि के रूप में
यूज ले सकते हैं। इस प्रकार अपन बात ये कर रहे हैं, दो अपने यहाँ के अवशेष हो गए। एक तो यहाँ से लाल व काले रंग के मृद भांड मिले हैं, इसके अलावा हमें यहाँ से क्या मिले हैं, 6 यूनानी मुद्राएं मिली हैं, जिसमें यूनान के देवता अपोलो का चित्र बना हुआ है। और इससे ये सिद्ध होता है कि जो आहारवासी थे, उन आहारवासियों का विदेशियों के साथ व्यापार था। अब अपन बात करते हैं तीसरे अवशेष की। दूसरा अवशेष हो गया मटका। तीसरे अवशेष की बात करते हैं। आहार गांव के अक्षय ने क्या खरीदा, चूल्हा। क्या खरीदा, चूल्हा। तो यहां से एक मकान है, यहां से एक मकान के अवशेष मिले हैं, और यहां से जो एक मकान है, उस मकान में 4 से 6 चूल्हों के अवशेष मिले। 4 से 6 चूल्हों के अवशेष मिले। यानी राजस्थान का वह पूरा स्थल जहां से 4 से 6 चूल्हों के अवशेष मिले हैं, वो स्थल कौन सा है, आहार है। अब यहां एक ही मकान से अगर 4 से 6 चूल्हों के अवशेष मिलते हैं, तो इससे क्या सिद्ध होता है, इससे सिद्ध ये होता है कि शायद आहार वासियों के जीवन में कोई सामूहिक भोज का प्रचलन रहा होगा। यानी आहार सामूहिक भोज का प्रचलन रहा होगा, या तो इनमें यानी कोई सामूहिक भोज का प्रचलन रहा होगा, या संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित रही होगी। यानी आहार वासियों के जीवन में सामूहिक भोज प्रथा, अगर सामूहिक भोज नहीं है तो इसमें संयुक्त परिवार प्रथा। क्योंकि ये तो आप खुद समझदार हो, अपने घर देख लो भाई, अपड़ा अपा घर देख से 4 से 6 चूल्हा थोड़ी मिल जैसी, एक चूल्हो भी मुश्किल से मिले। तो अठे तो 4 से 6 चूल्हा मिले, तो 4 से 6 चूल्हा मिले को सीधो सो मतलब है कि या तो ये सदस्य ज्यादा है, खबाड़ा ज्यादा है। अब खबाड़ा ज्यादा उसी ना सामूहिक भोज उसी, या फिर खबाड़ा ज्यादा कद उसी संयुक्त परिवार फरता उसी। तो यहां से एक चूल्हे में यानी एक मकान में 4 से 6 चूल्हों के अवशेष मिले हैं। यह अपना तीसरा अवशेष हो गया। अब चौथे अवशेष की बात करते हैं। चौथे अवशेष की बात करते हैं आटा चक्की। यानी आहार गांव के अक्षय ने क्या खरीदा, आटा चक्की खरीदी। अगर आटा चक्की की बात करें तो अपन बात ये करते हैं कि अपन ने देखा होगा कि पुराने जमाने में जो औरतें हैं वो आटा पीसने का काम करती थी, और वो हाथ से जो चक्की होती थी उसके बीच में एक गट्टी फंसाई जाती थी, उस गट्टी पे वो चक्की घूमती थी। तो यहां से एक गट्टी के अवशेष मिले। गट्टी यानी आटा चक्की के पीसने में यूज लेने वाला एक औजार है। इस गट्टी के अवशेष मिले हैं, और इस गट्टी के अवशेष से यह सिद्ध होता है कि आहारवासी हैं वो आटा चक्की का प्रयोग करते थे। यानी आटा चक्की के अवशेष, आटा यानी अनाज पीसने की जो चक्की है, उस चक्की के अवशेष हमें कौन से स्थल से मिले हैं, तो वो हमें आहार से मिले हैं। इसका मतलब ये हो गया कि यहां से एक गट्टी या आटा चक्की के अवशेष मिले हैं। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं, और बात ये करते हैं कि इस अक्षय ने और क्या खरीदा, दीपक खरीदा। तो नंबर 5 पे आओ। आहार से दीपक के अवशेष मिले। दीपक यानी दिया, दीपक के अवशेष मिले हैं। आहार से जो दीपक के अवशेष मिले हैं उससे क्या सिद्ध होता है, उससे सिद्ध होता है कि शायद आहार जो वासी हैं, उन आहार वासियों के जीवन में दीपक का कोई ना कोई धार्मिक महत्व रहा होगा। यानी वो पूजा पाठ में इत्यादि में किसी दीपक को यूज लेते थे, या प्रकाश के रूप में यूज लेते थे। तो यहां से हमें एक दीपक के अवशेष भी मिले हैं। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं तांबे की भट्टियां। तो ये तो श्योर है कि जिससे अपन बात करते हैं कि राजस्थान की ताम्रवती सभ्यता कौन सी है, आहार। ताम्र सभ्यताओं की जननी कौन सी है, गणेश्वर। तो अपन बात ये करते हैं कि आहार नामक स्थान से तांबा गलाने यानी तांबा गलाने की भट्टियों के अवशेष मिले हैं। यानी तांबा गलाने की भट्टियों के अवशेष मिले हैं। तांबा गलाने की भट्टियों के जो अवशेष मिले हैं वो कहां से मिले हमें, आहार से।
अब अगर तांबा गलाने की भट्टियों के अवशेष मिले तो ये सिद्ध है आराम से इसे, यानी ये सिद्ध होता है कि ये सबसे ज्यादा ताम्र धातु कर्मी थे। ताम्र धातु कर्मी यानी सबसे ज्यादा कौन सी अपनी धातु का यूज लेते थे या धातु का प्रयोग करते थे, तो ये सबसे ज्यादा तांबे का प्रयोग करते थे। इस कारण इसे ताम्र धातु धातु कर्मी भी अपन बोल सकते हैं कि यहां से जितने भी औजार मिले, जैसे यहां से कुल्हाड़ी मिली वो तांबे से निर्मित मिली, यहां से तांबे से निर्मित चूड़ियों के अवशेष मिले, यहां से तांबे से निर्मित यानी कई प्रकार के औजारों के अवशेष मिले, तो यहां तांबे से तांबे गलाने वाली भट्टियों के अवशेष भी मिले। इसके बाद में अपन बात करते हैं अक्षय ने और क्या खरीदा, बेल। तो नंबर 7 पे आओ, और नंबर 7 पे अपन बात ये करते हैं कि यहां से हमें किसके अवशेष मिले हैं, बेल के अवशेष मिले हैं। किसके अवशेष मिले हैं, बेल के अवशेष मिले हैं। अगर अपन बात करते हैं तो थोड़ी सी मैं यहां आपको बताना चाहता हूं कि अपन ने कल ये पढ़ा था, तब मैंने आपको बताया था कालीबंगा, और मैं यही कोशिश कर रहा हूं कि पट्टी के रूप में ये आपके दिमाग में फिर रहे कि उस समय मैंने बताया था कि अपनी एक कालीबाई थी, वो कालीबाई है, वो काले रंग की चूड़ियां घाघरा पहन के हनुमान मंदिर में गई थी। घर वालों ने खेत में ढूंढा, नाली के पास अग्नि वेदिकाएं मिली। आगे जब खोजा तो अपन ने पाया कि काली एक किस पे बैठ गई थी, ऊंट पे। किस पे बैठी थी, ऊंट पे। तो मैंने बताया था कालीबंगा के जो निवासी हैं वो ऊंट से परिचित थे। और यहां आहार में अपन ने ये कहा कि अक्षय ने क्या खरीदा, बेल। क्या खरीदा, बेल। तो आहारवासी कौन से जानवर से परिचित थे, बेल से, क्योंकि यहां से बेल के अवशेष मिले हैं। उस समय मैंने ये भी बताया था कि कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल है जहां से मातर देवी की मरण मूर्तियां नहीं मिली है। लेकिन आप ध्यान रखोगे कि आहार जो है यहां से मातर देवी की मरण मूर्तियां भी मिली हैं, यानी मातर देवी की मरण मूर्तियों के अवशेष भी मिले हैं। मातर देवी की मरण मूर्तियों के अवशेष हमें कालीबंगा से नहीं मिले। कहां से नहीं मिले हैं, कालीबंगा से नहीं मिले। तो अपन ने क्या कहा, अपन ने कहा आहार गांव का एक लड़का था, उस लड़के का नाम था अक्षय। अक्षय ने के पास कितनी मुद्राएं थी, 6। कहां की थी, यूनान की। इससे क्या खरीदा, अक्षय ने एक मटका खरीदा, एक चूल्हा खरीदा, एक आटा चक्की खरीदी, एक दीपा खरीदा, एक तांबे की भट्टी खरीदी, और बैलगाड़ी में घेर के इसको यानी आहार लेकर आ गया। अब इतना काम होने के बाद में आदमी पूरी जी भर कमाता है, भागता है, दौड़ता है, लेकिन एक दिन तो वो मरता है। और मरता है उस दिन अपना यानी समाज ये कहता है कि उसके साथ एक धागा भी नहीं जाना चाहिए। अब क्यों नहीं जाना चाहिए, शास्त्रों की बात है, लेकिन आहारवासी इसके विपरीत थे। यहां आपको ध्यान ये रखना है कि यहां से यानी 8 नंबर पे एक चीज और ध्यान रखनी है कि आहारवासी हैं वो शव को जलाते नहीं थे बल्कि दफनाते थे। यानी आहारवासी शव को क्या करते थे, शव को दफनाते थे। अब शव को जब दफनाते थे तो ये शव को आभूषणों सहित दफनाते थे, आभूषणों सहित दफनाते थे। यानी आहारवासी शव को आभूषणों सहित, जितने भी आभूषण है उन सहित उसको दफनाते थे। इसके पीछे इनका लॉजिक क्या था, आहारवासियों का मानना था कि जो जिंदगी भर यहां कमा रहा है, जो जिंदगी भर हमारे परिवार की सेवा कर रहा है, अब वो जब जा रहा है दूसरे लोक में जा रहा है तो रास्ते में उसे किराया भी चाहिएगा, उसे खर्चा भी चाहिएगा, फिर वो दूसरा जन्म लेकर आएगा। और जन्म लेकर आएगा कहने का मतलब ये पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, जन्म लेकर आएगा तो जन्मते ही वो कमाएगा नहीं तो वो खाएगा क्या। तो वो क्या करते थे, इस जन्म में कुछ हिस्सा उसके साथ दफना देते थे ताकि वो उनका मानना था कि ये चीजें उसे अगले जन्म में मिल जाएगी और रास्ते में काम आ जाएगी। इस प्रकार आहारवासी शव को दफनाते थे और शव को दफनाते समय आभूषणों सहित उस शव को दफनाया जाता था। इस प्रकार ये अपनी राजस्थान का एक छोटा सा पूरा स्थल है जिसका नाम है आहार। आहार की अगर अपन बात करें तो आपको याद रखना है कि आहार के
यानी उपनाम मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा इसकी मोस्टली जो चीजें हैं वो आप याद रखना कि आहाड़ गांव का एक लड़का था, उस लड़के का नाम अक्षय था। अक्षय ने 6 यूनानी मुद्राएं ली, मार्केट में गया और मार्केट में जाके क्या क्या खरीदा? एक मटका खरीदा, एक चूल्हा खरीदा, एक आटा चक्की खरीदी, एक दीपक खरीदा, एक तांबे की भट्टी खरीदी और सबको बैलगाड़ी में डाल के अपने घर ले आया। अक्षय का मतलब अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 में आहाड़ की खोज की। रतन चंद्र अग्रवाल 1954 में यहां इन्होंने उत्खनन कार्य किया। अब यहां से अवशेष हैं कि यहां से 6 यूनानी मुद्राओं के अवशेष मिले हैं जिसपे यूनान के देवता अपोला का चित्र था। इससे सिद्ध होता है कि आहाड़ वासियों का विदेशियों के साथ क्या था? व्यापारिक संबंध थे। दूसरा, यहां से लाल और काले रंग के मिट्टी के मटके मिले हैं, इनको उल्टी तपाई विधि द्वारा तैयार किया जाता था। और यहाँ एक मकान जितने बड़े बड़े मटके मिले हैं जिनमें घर में जो वर्षा का पानी था उस मटकों में उतार दिया जाता था और उससे यानी घर में काफी समय तक उस पानी को यूज लिया जाता था। तो वहां से हमें ये मिल रहा है कि ये रेन हार्वेस्टिंग विधि का प्रयोग भी आहाड़वासी करते थे। इसके अलावा यहां से एक मकान मिला है, उस मकान में 4 से 6 चूल्हों के अवशेष मिले हैं जो सामूहिक भोज का प्रतीक है। इसके अलावा यहाँ से एक गट्टी के अवशेष मिले हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि ये आटा चक्की का भी प्रयोग करते थे। इसके अलावा यहाँ से एक दीपक के अवशेष मिले हैं जिससे ये सिद्ध होता है कि आहाड़ वासियों के जीवन में दीपक का कोई धार्मिक महत्व रहा होगा। इसके अलावा यहाँ से तांबे से निर्मित कुल्हाड़ियां, चूड़ियां, औजार और तांबे गलाने वाली भट्टियों के अवशेष भी यहाँ से मिले हैं। तो ये ताम्र धातु कर्मी लोग थे। इसके अलावा यहाँ बेल के अवशेष मिले हैं, माता देवी की मरण मूर्तियों के अवशेष मिले हैं साथ में, यानी ये सब को आभूषणों सहित दफनाने का कार्य करते थे। ये अपनी है आहाड़, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगली पे चले उससे पहले ले लिया होगा। अब अपन बात ये करते हैं कि ये तो अपना आहाड़ हुआ। अब अपने यानी कालीबंगा आहाड़ के बाद में कुछ छोटे छोटे स्थल बचे हैं और उन छोटे छोटे स्थलों में अपन को मुख्यतः याद क्या रखना है? अगर अपन मुख्यतः याद रखने की बात करते हैं तो कौन सा स्थल कहाँ स्थित है मैं आपको बता के जा रहा हूं। इसमें देखो, एक बार की बात है, मैं एक नगर में गिरो हूं और भी नगर को नाम हो रेड नगर। कौन सा नगर? रेड नगर। यानी उस नगर का नाम था रेड नगर और रेड नगर था, ये रेड नगर का वास्तविक नाम था टोंक। यानी एक दिन रेड नगर टोंक की एक सुनारी थी, यानी रेड नगर टोंक की सुनारी थी। कौन थी? सुनारी। बुरा मत मानना, जाट के जाट नहीं, सुनार के सुनारी। रेड नगर टोंक की एक सुनारी ही और आज सुनारी खेत में चलेगी। रेड नगर टोंक की सुनारी खेत में। कहा? खेत में। यानी रेड नगर टोंक की सुनारी खेत में। बाल उदय गणेश को बुलाया। बालक बाल उदय गणेश, बाल उदय गणेश। इधर देखो, छोटा टाबर हुए खेत में खेलता रहे, बूढ़ी औरत खेत में चली जावे और खेत में जा छोटा टाबरान बुलावा, आ जा भैया, अल्डू काटते, खेजड़ी काटते। ठीक है, तो आ रेड नगर टोक की सुनारी है, आ खेत में गई और बाल उदय गणेश ने बुलायो और बाल उदय गणेश को नीम पे चढ़ा दिया। किस पे चढ़ा दिया? नीम पे, नीम पर चढ़ा दिया। यानी आपको याद रखना है, सुनारी थी, कहां गई थी? खेत में। कहां की थी? रेड नगर टोंक की। यानी रेड नगर टोंक की एक सुनारी थी, वो खेत में जा रही थी और खेत में उन्होंने बाल उदय गणेश को बुलाया। किसको बुलाया? बाल उदय गणेश को बुलाया और गणेश को बुला के किस पे चढ़ा दिया? नीम पे। ये जो छोटे स्थल हैं, इनकी सबसे मोटी प्रॉब्लम हमारी ये रहती है कि ये कौन से जिले में स्थित है। अपन यहां से बात करते हैं
कि राजस्थान का एक स्थल है, पूरा स्थल है, और उस स्थल का नाम है रेड सभ्यता। कौन सी सभ्यता? रेड सभ्यता। यानी राजस्थान का एक पूरा स्थल है रेड सभ्यता, और राजस्थान का एक पूरा स्थल है नगर सभ्यता। कौन सी सभ्यता? नगरे सभ्यता। अपन बात ये कर रहे हैं कि रेड नगर टोंक, तो रेड नगर टोंक का मतलब पहली सभ्यता रेड हो गई, दूसरी सभ्यता नगर हो गई, और ये दोनों सभ्यताएं कहां स्थित है? टोंक में। यानी रेड सभ्यता भी कहां है? टोंक में। और नगर सभ्यता भी कहां है? टोंक में। यहां आपको ध्यान क्या रखना है? यहां आपको ध्यान रखना है, ये तो है नगर, एक नगरी सभ्यता भी है। कौन सी सभ्यता? नगरी सभ्यता, जिसको मध्यमिका नाम से भी जाना जाता है। ये नगरी सभ्यता चित्तौड़ में है। कहां है? चित्तौड़ में। यानी रेड सभ्यता टोंक में, नगर सभ्यता टोंक में, लेकिन नगरी सभ्यता चित्तौड़ में। नगर और नगरी में डिफरेंस ध्यान रखना। टोंक हो गई। सुनारी खेत में, नंबर 3 पे आओ। और नंबर 3 पे अपन बात करते हैं राजस्थान की एक और सभ्यता है, और उस सभ्यता का नाम है सुनारी सभ्यता। कौन सी सभ्यता? सुनारी सभ्यता। अगर सुनारी सभ्यता की बात करते हैं तो खेत, खेत का मतलब ये खेतड़ी में है। कहां है? खेतड़ी में। और खेतड़ी का मतलब झुंझुनू में। खेतड़ी का मतलब झुंझुनू में। यानी राजस्थान में ये सुमेलित करने में आपको छोटे पद मिलेंगे। सुनारी सभ्यता खेतड़ी झुंझुनू में है। अब इसके बाद में नंबर 4 पे आओ, और नंबर 4 पे अपन बात करते हैं बाल उदय को। तो एक अपनी सभ्यता है बालाथल सभ्यता। कौन सी सभ्यता? बालाथल सभ्यता। और बालाथल अगर सभ्यता की अपन बात करते हैं तो बाल उदय, उदय का मतलब ये कहां स्थित है? उदयपुर में। कहां स्थित है? उदयपुर में। इसके बाद में गणेश को नीम पर चढ़ा दिया। नंबर 5 पे आओ, और नंबर 5 पे अपनी एक सभ्यता है गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वरी सभ्यता। अगर गणेश्वर सभ्यता की अपन बात करते हैं तो गणेश को किस पे चढ़ाया? नीम पर। तो नीम का मतलब नीम का थाना। और नीम का थाना कहाँ है? सीकर में। नीम का थाना कहाँ है? सीकर में। दोस्तों, ये जो छोटे छोटे स्थल हैं वो मैं टोटल याद करवा दूंगा, ठीक है। थोड़ा सा अपन बात ये कर रहे हैं कि आपको स्टोरी याद रखनी है। जैसे अपन आहाड़ में अपने कहा कि आहाड़ गांव का एक लड़का था जिसका नाम अक्षय था, उसके पास 6 यूनानी मुद्राएं थी। बाजार में गया, उन्होंने एक मटका खरीदा, आटा चक्की खरीदी, उन्होंने चूल्हा खरीदा, उन्होंने दीपक खरीदा, तांबे गलाने वाली भट्टियां खरीदी, और बैलगाड़ी में डाल के आ गया। इससे टोटल आहाड़ आ रही है। उसी प्रकार आप ध्यान रखोगे कि रेड नगर टोंक की एक सुनारी थी, वो खेत में गई थी, बाल उदय गणेश को बुलाया और नीम पर चढ़ा दिया। अब अपन इनका यानी कब किसने खोज की, क्या किया, ये सब इनका अपन थोड़ा थोड़ा विस्तार देखेंगे, और ये विस्तार अपन अगले पाराठन में देखेंगे। इससे यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट्स करके बता देना। जय भारत, जय माइंड, विजय माइंड।